नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर मैं मानव शर्मा आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य की कहानियों के बारे में, खास कहानियों के बारे में जो कि सिलेबस का हिस्सा होती हैं। ग्रेड सेकेंड के सिलेबस जो शिक्षक भर्ती का है उसमें तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सिलेबस का पार्ट भी है। जी हाँ, आज हम उसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिस कहानी को लिखने के बाद हिंदी को एक ऐसा गौरव प्राप्त हुआ। चंद्र शर्मा गुलेरी, केवल 3 कहानी गुलेरी साहब ने लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सूक्ष्म जीवन, लेकिन फेमस इतने रहे कि उसने कहा था कि जो कहानी है ये अपने आप में एक बड़ा वटवृक्ष है। कहानी के लिए पूर्व दीप्ति पद्धति यानी फ्लैशबैक सिस्टम को आधार बना करके लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी का दर्जा भी प्राप्त है, उसने कहा था को 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हालांकि गुलेरी की इससे पहले 1911 में सुखमय जीवन आ चुकी थी, बुद्धू का कांटा भी आई थी, लेकिन जो फेमस थी 1915 की सरस्वती पत्रिका में छपी कहानी उसने कहा था। जी हाँ, चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में बात करें तो गुलेरी का जो जन्म है 1883 ईस्वी में हुआ था और 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनकी बात आपसे कर लेता हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये 1883 ईस्वी में जन्मे थे। जन्म हुआ 1883 ईस्वी में, डेथ थी 1922 ईस्वी में, यानी कि ये इनका जीवन काल है। कब से कब? 1883 से 1922। जन्म हुआ जयपुर में, जयपुर राजस्थान, क्योंकि पैतृक स्थान तो इनका गुलेरी गांव था। हिमाचल में एक गांव है गुलेरी, वहां के रहने वाले थे। लेकिन इनके पिता पंडित ज्योतिर्विद थे शिवराम शास्त्री जी। इनके पिता शिवराम शास्त्री जयपुर राजघराने के प्रख्यात विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए पिता इनके यहीं रहते थे। ये जयपुर में बस गए थे शिवराम आचार्य जी, तो इन्हीं का बेटा आगे चल करके चंद्रधर शर्मा पैदा हुआ। और चूंकि गुलेरी पैतृक गांव था हिमाचल प्रदेश में, उसको ये नहीं भूले, इसलिए अपना नाम इन्होंने लिख दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। गुलेरी के 16 वर्ष के थे तब इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस के एग्जाम पास की। बाद में यहीं से फर्स्ट जो है ग्रेड में बीए इन्होंने किया। मेयो कॉलेज जो अजमेर में है वहाँ पर ये प्राध्यापक रहे, प्रधान अध्यापक रहे संस्कृत के जो है। और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज था, उस कॉलेज में भी इन्होंने अपना कार्य, अपना दायित्व प्रिंसिपल के रूप में निभाया। 1902 ईस्वी में इन्होंने समालोचन पत्रिका का संपादन किया। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। समालोचन पत्रिका जो है किसने लिखी? गुलेरी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं गुलेरी के जीवन पर आधारित बातों की। तो इनकी कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में आई थी और उसके बाद जो कहानी है दूसरी आप सभी जानते हैं बुद्धू का कांटा, वो बुद्धू का कांटा भी इन्होंने लिखी। और उसके बाद इनकी तीसरी जो कहानी है वो आई थी उसने कहा था। उसने कहा था जो है वो सरस्वती पत्रिका में छपी और 1915 में एक कहानी छपी जो कि सरस्वती पत्रिका में छपी, तो बहुत नाम था उस पत्रिका का उस समय भी। सरस्वती पत्रिका में छपी, 1915 में छपी। फ्लैशबैक सिस्टम पर आधारित है, पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जैसा मैंने आपको बताया। फिल्म भी इस पर बन चुकी है। मारे सी मोह कुठाओं और उसके अलावा कछुआ धर्म, 2 इनके निबंध भी है। मारे सी मोह कुठाओं और कछुआ धर्म के अलावा जो इन्होंने लेख लिखे थे अपभ्रंश के ऊपर, पुरानी हिंदी के नाम से, वो भी फेमस रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ओके, तो लेख तो आप पुरानी हिंदी के रूप में देखेंगे। आगे इसकी बात करते हैं। एक लेख भी है इनके जो है पुरानी हिंदी, क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश का नाम क्या दिया इन्होंने? पुरानी हिंदी दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार बनता है कि आदिकाल को अपभ्रंश पुराना हिंदी काल किसने कहा? क्योंकि अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, पुरानी हिंदी काल बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी काल किसने कहा था? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। मूल कहानी पे आते हैं।
उसने कहा था। कहानी सुनिएगा, उसने कहा था। और कहानी अपने आप में अद्भुत रोमांच की कहानी है, अद्भुत वीरता की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, चंद्र शर्मा गुलेरी यहाँ पर लहना सिंह के माध्यम से ये बताते हैं कि आखिर जो प्रेम होता है वो शारीरिक वासना में नहीं होता, या अंतरतम की गहराइयों में होता है। बचपन के प्रेम की जो इच्छा थी कि इनका ध्यान रखना मेरे बेटे का और मेरे पुत्र का, उस इच्छा को आप समझ सकते हैं इस कहानी में लहना सिंह ने अंतिम दम तक निभाया। बेल्जियम और फ्रांस का युद्ध चल रहा है, और उसमें भारत की ओर से जब सेना के गए हैं कौन, लहना सिंह, तो वो ध्यान रखते हैं उस सूबेदारनी के बच्चे का और उस सूबेदारनी के पति का। यानी कि बचपन के प्रेम से जो वादा किया था उसको जान पर देकर भी लहना सिंह निभाते हैं। ये दिखाया जाता है इस कहानी में कि प्रेम जो होता है वो अविस्मरणीय है। उसका शारीरिक प्रेम से कोई मतलब नहीं होता, उसका मिलने से कोई मतलब नहीं होता। प्रेम बस अनंत होता है। कह सकते हैं कि प्रेम बस प्रेम होता है जो कि महसूस किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं मूल कहानी। उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी बालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। अमृतसर में जगह है बम्बू काट वाले, उधर इलाके में आए। जब बड़े बड़े शहरों की सड़कों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबिक से धुनते हुए ये इक्के वाले घोड़े वाले कभी घोड़ी की नानी से अपना निकट संबंध, ठीक है, स्थिर करते हैं, मतलब गालीनुमा शब्द। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। कोई हट नहीं रहा तो उससे कहते हैं अंधा है क्या। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने को ही सताए महसूस करते हैं। कभी खुद पे गुस्सा कर लेते हैं ये इक्के वाले, क्योंकि तंग गलियां हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, सीधे सीधे घोड़े लेकर के। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र मढ़कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहर कर सब्र का समुद्र मढ़कर गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर, ये हाँ बार बार आ गया है सब। तब जो है अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले जो हैं वो तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र मारकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे भाड़े बालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना किसी को उठना पड़े। इतना कौन बोले वहाँ जी साहब, बड़ी दिक्कत है। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीर मान करती है। अरे हट जाओ जी, ओ भाई साहब देख लो जी, ये सब भी स्टाइल है उनकी, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, बार बार रास्ते में आती है, तो ये इक्के वाले उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समूह रूप में, समष्टि रूप में इसका अर्थ है कि हट जा जीने वाले, ए बुढ़िया तू भी जीने योग्य, हट जाना तो यहाँ से, मरे क्यों हमारे आगे आगे। हट जा कर्मा वाली, ओ कर्म वाली दादी हट जा, हट जा पूता प्यारी है, ओ दादी हट जा पुत्तों को प्यारी है, तू क्यों मरती है, बच जा लंबी वाली, अरे तेरी उम्र लंबी है, तू हट जा मेरे आगे से। ये ऐसा बोलते हैं, वरना पहिए के नीचे आ जाएगी, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उन बम्बू काट वालों के बीच में से चौक की दुकान पर लड़का लड़के आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। एक के सुथने ढीले थे, नाक का थोड़ा सा भाग थोड़ा सा खुला ज़्यादा रहता है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था लड़का, और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। दुकानदार वहाँ बिजी है। इतने में ये पूछ लेते हैं, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, बे मेरे मामा होते हैं, उनके यहाँ रहती हूँ। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब सगाई। तेरी कुड़माई हो गई?
इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर बोली, धत, यह कहकर दौड़कर चली गई और लड़का मुंह देखता ही रह गया। आगे देखिएगा, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों फिर मिल जाते। महीना भर यही हाल होता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की आंखें तरार कर दत्त कहते हुए दौड़कर चली जाती और लड़का मुंह देखता ही रह जाता। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ जब ये बार बार मिले तो हर बार वही उत्तर मिलता लड़के को। बार बार लड़का पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? वो बार बार कह देती, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। क्या पूछा? तेरी कुड़माई हो गई? और जैसे ही लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा शालू? लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। अब लड़के का मूड खराब है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खराब कर दी, एक कुत्ते पे पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराया तो लड़के ने अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी पूरे रास्ते मूड खराब लड़के का। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब ये दूसरा सीन है, इसे बोलते फ्लैशबैक। बचपन की थोड़ी बात आई, अब देखिए वापस लड़ाई के सीन पे पहुंच गए। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। एक दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। सूर्य का प्रकाश तो नजर आता नहीं है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। बेचारे खंदक में सैनिक हैं, युद्ध कर रहे हैं। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहां दिन में 25 जलजले होते हैं ऐसे। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में ये दुश्मन छिपे हुए हैं, पता ही नहीं चलता। लहना सिंह, और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे बकरा काटना और पेट भर खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फरौल दूध की वर्षा कर देती है। कौन? फिरंगी मैम। ये फ्रांस बेल्जियम युद्ध का सीन है, तो विदेश में है ना भारतीय सेना। लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक यह पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए बस एक बार, मतलब तैयार हो जाऊं मैं तो बस सारे अस्त्र वस्त्र सजा करके। संगीन चढ़ाने का मतलब बंदूक सजा करके, सारे कारतूस वारतूस लगा के, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। गुस्सा आ रहा है सैनिकों को कि एक बार बस बाहर निकल जाएं खंदक से। इनको बताते जर्मन वालों को, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। सामने तो डर जाते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हटाने का आदेश दिया, नहीं तो मैं सल्टा देता सब जर्मनों को। ऐसा कह रहे हैं। देखिए क्या जोश है यहाँ पे सैनिकों का। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो आगे क्या होगा? किसी दूसरी साइड से घेर दिया किसी ने तो। बिल्कुल सही बात सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। जैसे गांव में बावलियों में से पानी झरता रहता है। एक धाबा हो जाए तो थोड़ी गर्मी आ जाए, युद्ध हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। बजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदला दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सबको आदेश कर दिया सूबेदार ने। बजेरा सिंह पलटन का विदूषक था, यह हंसाने का काम करता था सबको। बाल्टी में गंदा पानी भर भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बजीरा बोला,
मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, मतलब पुजारी टाइप। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। वजीरा कह रहा है, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमाब जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, क्योंकि देश तो पसंद आ गया उनको। लाड़ी होरा को भी यहां बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम रहेगी यहां भी? मजाक चल रही है कि भैया पत्नी वत्नी को बुलाएगा कि नहीं, कि कहीं तुम फिरंगी मैम के चक्कर में रह जाओ यहां। चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। ये कह रहा है कि फिरंगी मैम तो ऐसे ही दूध लेके आ जाती है, यहाँ वाले थोड़े ज़्यादा ही खुले हुए हैं, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। हमारे वहाँ पंजाब में तो नहीं होता ऐसे। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, बस सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। फिरंगी मैम ऐसा सोच जाती है कि आखिर क्यों नहीं पी रहा, बुरा मान गया। जबकि सही बात यह कि वो कह रहा है कि हम सिख हैं, तंबाकू नहीं पीते, पर वो समझती नहीं है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते रहे, ये सूबेदार जी कह रहे हैं लहना को, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुमने मांदे पड़ जाना, बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता। किसने कहा? सूबेदार ने। ठीक है, ये सूबेदार हजारा सिंह सारी बात कह रहे हैं। किसको? लहना को। बोधा कौन है? ये बोधा जो है ना, ये जो लहना सिंह की पुरानी प्रेमिका जो बचपन में मिलती थी वो लड़की, उसी वाली कहानी में उसका बेटा है। ये आगे चल के देखेंगे अपन। और लहना सिंह इसकी इज्जत कर रहा है, रक्षा कर रहा है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। लहना सिंह कह रहा है कि मेरी टेंशन मत करो, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। लहना सिंह ऐसे मजाक में कह रहा है। बजर सिंह ने त्योर चढ़ा कर कहा, क्या मरने की बात लगा रखी है? मरे जर्मन और तुर्क, हम क्यों मरे? हाँ भाइयों कुछ गाओ। आर्मी का लाइफ देखिए कैसी होती है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे, और वहां पे कुछ डबल मीनिंग के गीत गाने लगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और सोते ही रह गए, यानी कि मूड फ्रेश हो गया, गीत वीत हो गए। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट, पूरा फुल बॉडी कोट ओढ़कर सो रहा है। कौन? बोधा। बीमार है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक आंख बोधा सिंह के दुबले पतले शरीर पर है। बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? लहना सिंह ने कहा, क्या हुआ बोधा? पानी पिला दो। बोधा की रक्षा जब भी करेगा वो लहना सिंह ही होगा। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट जाती है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, सर्दी बहुत लग रही है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह ने अपनी जर्सी दे दी। बोधा बोला, और तुम क्या पहनोगे? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोधा समझ गया, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम सब कुछ मुझे दिए जा रहे हो, खुद बीमार हो जाओगे। हाँ याद आई। अब लहना सिंह का दिमाग देखिए, लहना सिंह कैसे दिमाग लगा रहा है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। अगर ये कह देता ना कि दूसरी गर्म जर्सी है तो वो पूछ लेता कि कहाँ है, पहले से तो ही नहीं, इसलिए तुरंत बोल के आज सवेरे आई है, ताकि बोधा को ये आइडिया नहीं लगे कि है ही नहीं। बिलायत से मैम बुनबुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे, यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा ने पूछा। सच कह रहे हो? और नहीं झूठ? मतलब सच ही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं क्या? यूं कहकर नहीं करते करते बोधा को जबरदस्ती लहना सिंह ने अपनी जर्सी पहना दी, और स्वयं जो लहना खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ है। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, केवल कहानी मात्र बनाई गई थी, था कुछ भी नहीं। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके खड़े हो गए।
अब ये देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में जर्मन खाई है। अब ये लेफ्टिनेंट साहब है नहीं, लेकिन अंधेरे में दिख भी तो नहीं रहे। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़े है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। जहाँ जहाँ मोड़ है तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको अपने साथ ले जाना, उनसे मिलना, खंदक छीनकर वहीं रहना जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले। डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। ये जर्मन का कोई बदमाश व्यक्ति है जो झूठे यहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब बन के आया, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी में। आगे बताएंगे आपको। हजारा सिंह समझ नहीं पा रहा सूबेदार। सूबेदार कह रहा है जो हुक्म। उसको क्या पता कि ये कौन झूठ बोल रहा है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। लहना सिंह को बता दिया कि तू ध्यान रखना इसका। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई नहीं रहना चाहता था, क्योंकि आर्मी तो आर्मी है, युद्ध करने को तैयार हमेशा। गर्व होता है आर्मी पर। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। लहना को शकल देखते आइडियो कि अरे यार, ये तो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये तो चीटिंग कर दी, हमने सूबेदार को जबरदस्ती भेज दिया बाहर। ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं, तो कोई और है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब लहना का माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, क्योंकि जो फर्जी लेफ्टिनेंट साहब बन के आया था उसके बाल उड़े हुए थे। शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। साहब आपके बाल कटवा लिया आपने? दारू पी रखी है साहब शायद। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। अच्छा, अभी पूछा नहीं है, आइडिया लगाना चाह रहा है, इसलिए वो जानता था ही लेफ्टिनेंट साहब को ढंग से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना ने दिमाग लगा के पूछा है, ताकि पहचान सके कि लेफ्टिनेंट साहब कोई और है, क्योंकि अंधेरा दिख नहीं रहा है कुछ, केवल वर्दी पहन के लेफ्टिनेंट साहब के आया हुआ है वो व्यक्ति। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या मेरा देश पसंद नहीं? नहीं साहब। लहना सिंह कह रहे, नहीं साहब, शिकार के भी मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम जगाधारी जिला में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक। लेफ्टिनेंट साहब जो फर्जी बन के आया वो कह रहे हैं, हाँ हाँ बेशक। पाजी कही का सामने से नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मैस में लगाएंगे। अभी चेक कर रहा है सके के, क्योंकि ये सब बनावटी कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, पर मैंने वे विलायत भेज दिया था वो सिर। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे साहब। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। आ गया पकड़ में, क्योंकि नील गाय के सिर नहीं होते। जगधारी के जंगलों में नील गाय नहीं मिलती। और उससे बड़ी बात, खानसामा मंदिर पे जल चढ़ाने क्यों जाएगा, मस्जिद पे तो नमाज जा सकता था। तो बोधा चेक कर रहा था कि फर्जी है कोई, वरना लेफ्टिनेंट साहब होता तो मेरी बात का उल्टा विरोध कर देता। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। ये बहाना लगा रहा दिया सलाई का। अंदर जाएगा कहकर लहना सिंह खंदक में घुस गया। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, बजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दे। बजीरा गुस्सा रहा है, सोना है उसको थोड़ा सा। होश में आओ, कयामत आई हो, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। अच्छा। बजीरा बोला, क्या? लहना बोला, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, हजारा सिंह ने, और चले गए वो तो आदेश सुन के फटाफट लेकर के सैनिकों को। पर मैंने देख लिया उसका मुंह और बातें की है। सोरा साफ उर्दू बोलता है।
मतलब उर्दू जानता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट और दिया है, पर वो अंदर की बेसिक उर्दू नहीं जानता, गांव के देहाती शब्दों नहीं जानता, और पीने को मुझे सिगरेट दे रहा है, जबकि सिख है वो सिगरेट नहीं पी रहा। अब मारे गए, धोखा हो गया। वजीरा कह रहा है सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा, क्योंकि वो गए तो वहां भी जर्मन मारेंगे उनको और यहाँ पे भी जर्मन मारेंगे। अपन 8-10 ही तो बचे हैं, 8 ही तो बचे हैं। उठो, एक काम करो वजीरा, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम वापस आ जाए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक नहीं खुड़कना चाहिए, देर मत करना, क्योंकि पत्ता भी खुड़क गया तो वो बाहर जब लेफ्टिनेंट साहब बैठा उसको आइडिया लग जाएगा, फर्जी लेफ्टिनेंट को। वजीरा कह रहा है हुक्म तो ये है कि यहीं, क्योंकि आर्मी में हुक्म का आदेश होता है, आदेश मानना पड़ता है। तो वजीरा कह रहा है यार अपन को हुक्म तो सूबेदार जी ने दिया कि यहीं रहना है, ऐसी तैसी हुक्म की। लहना सिंह कह रहा है इस समय हुक्म देख रहा है तू, यहाँ तो मरेंगे अभी। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है यहाँ का, क्योंकि मुझसे सीनियर कोई नहीं है यहाँ पे अभी, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं, तुम अभी जाओ। पर यहां तो तुम 8 ही हो। वजीरा ने कहा यहां तो 8 ही हो तुम, मैं चला जाऊंगा तो 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुआने पर लहना सिंह दीवार से चिपट गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल निकालकर 3 गोले निकाले। वो बम लगा रहा लेफ्टिनेंट साहब खंदक के चारों तरफ, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिए और तीनों में से एक एक तार सा बांध दिया ताकि सबको एक साथ विस्फोट कर सके। तार के आगे की सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, क्योंकि सूत की गुत्थी से आग लगती जगती वहां तक जाएगी। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रख दी उसने। वाह, कितना बढ़िया काम किया। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कुनी पर तन के दे मारा। मैं कराता हूं लहना सिंह, मैं कराता हूं तुझे बम विस्फोट। फर्जी लेफ्टिनेंट फटाक से बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तन कर दे मारा। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। विस्फोट होता वरना आगे, वो तो लगा दी थी उसने। तो लहना सिंह ने एक कुंदा सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, एक कुंदा सांप के गर्दन पर दे मारा और सांप आंख मीन गट कहते हुए चित्त हो गए, बेहोश। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीटकर सिगड़ी के पास लाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि ये लहना सिंह की होशियारी थी। उसने फर्जी लेफ्टिनेंट को यहां पर बेहोश कर दिया है। सांप की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी है। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, क्योंकि वो दे रहा था ना सिगरेट पियो, जबकि वो पीता नहीं था। अब लेफ्टिनेंट साहब होते तो क्यों देते, क्योंकि सिख सिगरेट नहीं पीते। लेफ्टिनेंट साहब होते तो देते नहीं, उनको तो पता है ये तो फर्जी लेफ्टिनेंट बन के आया। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गाय होती है, क्योंकि उसने ऐसी कहानी बनाई, वो लेफ्टिनेंट साहब हाँ बोलते गया, जबकि होती नहीं है। और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब को तो ये सब आइडिया नहीं था। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते, वो तो घोड़े पर चढ़ते, खोते भी क्यों चढ़ेंगे। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए तुम, क्योंकि तुमने पागल मुझे केवल उर्दू बोल के बनाया है। फर्जी लेफ्टिनेंट साहब, हमारे लेफ्टिनेंट साहब जो ओरिजिनल थे वो तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लैना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। ये गलती की थी लैना ने, जल्दी में ऐसा हो जाता है। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना पागल नहीं है। लेफ्टिनेंट साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों के बच्चे होने के तावीज़ मारता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, क्योंकि वो जर्मनी से आया था प्रचार के लिए फर्जी बन के। वेद पढ़ पढ़ाकर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। ये ऐसे जर्मन लोग आएंगे ना विदेशी, तो ऐसे माहौल बनाते हैं। पहले मंडी के बनियों को बहकाया कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है।
डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव के बाहर कर निकाल के कहा कि खबरदार जो मेरे गांव में पैर रखा तो फर्जी लोगों को बख्शेगा नहीं लहना सिंह। ऐसा लहना सिंह अपनी बात कहता गया। किससे? लेफ्टिनेंट साहब, फर्जी लेफ्टिनेंट साहब से। लेफ्टिनेंट साहब ने जेब में हाथ दे रखे हैं। अब लहना सिंह बातों में फंस गया, उसको ध्यान नहीं रहा, वो अपनी तारीफ करता रह गया और इधर खेल हो गया। क्या? साहब की जेब से पिस्तौल चला। गलती से लहना से तलाशी में पिस्तौल निकालना रह गया था। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांग में गोली लगी। इधर अब जैसे लहरा की गोली लगी है तो लहरा ने अपनी हेनरी मार्टिनी के 2 फायर में साहब की क्रियाकलाप कर दी, चित मार दिया उसको, फर्जी जर्मन को। लेफ्टिनेंट साहब बन के आया था, मार दिया। वो तो चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे कहा, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, तू सोता रहे, क्योंकि वो तो बीमार है ना बोधा। तो औरों को सवाल कह दिया कि ऐसे ऐसे आया था फर्जी। अंदर खंदक वालों को बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा बांधकर फाड़ कर, जो पट्टी है सिख की, जो साफा है उसको फाड़ा और घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। भले ही वो 8 थे पर अटैक किया उन्होंने भी, पर यहां तो थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था और सब लेटे हुए थे और वे 70 थे जर्मन। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे जाते थे। थोड़े से मिनटों में भी खत्म कर देते इन सबको, 8 को। लेकिन अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी खालसा। यानी कि आगे वो पुराने वाले जिनको भेजा था ना वजीरा को कि लेके आ वापस, सूबेदार वगैरह को झूठ हो गया, फर्जी हो गया, वापस आ गए हैं। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजा खालसा। और जैसे ही वाह गुरुजी का खालसा बुला, धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठों में पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चाकों के पाट में फंस गए। इधर से खंदक वाले अटैक, उधर बाहर से जो आए हैं वापस रास्ते से उनका अटैक। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू किया, धक 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 फोड़ना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी खालसा। लो और आ गए अब, क्योंकि दूसरी साइड से जो थे ना उन्होंने भी आवाज सुन ली थी। सत श्री अकाल पुरुषों, लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे, भाग गए, या करा रहे थे, मर रहे थे। सिखों में 15 के प्राण चले गए और 15 सिखों के प्राण चले गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नामक सार्थक अर्थ होता है। ऐसा और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। बजीरा सिंह, याद रखना, बाणभट्ट की भाषा में हवा क्या कहा गया है? दंत वीणोपदेशाचार्य। और क्षयी जैसा प्रकाश सार्थक हुआ है चंद्रमा का। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर तुरंत उनकी बुद्धि को सराह रहे थे। सब लोग कह रहे थे, वाह लहना, वाह कमाल कर दिया, वरना आज तो सब मर जाते। और कह रहे थे, तू ना होता लहना तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दूर दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, करा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरा देख लेंगे। लहना सिंह को टेंशन नहीं थी, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में न चले जाओ।
तो इस गाड़ी में न चले जाओ, मतलब चले जाओ तुम, है ना, और तुम? बोधा मैं तो चला जाऊंगा। सूबेदार कह रहा है मैं तो चला जाऊंगा। लहना सिंह मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जन्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ी आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं यहाँ खड़ा हूं, बजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। बोला आप भी चढ़ाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक लिख देना। ये भी कह दिया लहना सिंह ने। सूबेदारनी वही है जो उसकी कभी मुलाकात हुई थी अमृतसर के बम्बू काट की दुकानों पर। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया, यानी मैंने सूबेदार को और बोधा को, यानी सूबेदारनी के पति सूबेदार और उनके बेटे बोधा दोनों को बचाया है। लहना सिंह ने कहा, ऐसा मन में सोचा है और कहा कि उनको बोल देना जो सूबेदारनी से मेरी बात हुई थी वो मैंने कर दी है। अब बात तो सूबेदारनी जानती है या लहना सिंह ही जानता है। बात क्या थी? बात यही थी कि सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे बच्चों और मेरे पति का ध्यान रखना। जब वो मिला था सूबेदारनी से, उसी सूबेदारनी के ससुराल में सूबेदार के साथ ही मिला था। आगे आएगी कहानी, सुनिएगा। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? अरे कोई चिट्ठी नहीं, साथ ही चलेंगे घर, तू मेरे साथ चलना। अपनी सूबेदारनी से तू कह देना उसने क्या कहा था, मुझे क्या पता तुझे क्या कहा था लेना, इसलिए तू खुद कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। लेना कह रहा है अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। लेना को पता है कि अपना जीना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया, क्योंकि उसको बेहोशी आ रही है, जांग में गोली लगी है। बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे रे, तर हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, कमरबंद हटा दे, बजीरा पानी पिला दे। इतना साहस है लहना में, देखिए वो अपने साथियों को बचा रहा है लेकिन स्वयं को फिर भी कुर्बान कर रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। उम्र देखिए, फ्लैशबैक सिस्टम पर वापस जा रहे हैं, पूर्व दीप्ति पद्धति पर जा रहे हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उससे 8 साल की उसी लड़की से मुलाकात होती है। जब भी पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, वे धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही उससे पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोली हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाले शालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? मन में सोच रहा था, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। इतने में लहना सिंह सोच रहा, बस स्मृति में जा रही है, बेहोशी छा रही है, और बीच में कह रहा है बजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, मेमोरी चल रही है लहना सिंह की, अंदर ही अंदर स्मृति में चल रहा है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया था। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। लहना सिंह, सब जितने भी लोग हैं सबको बुलाया गया था। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए तुम्हारे घर होते आना। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कि लहना सिंह अपन भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो इधर होके आ जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था। अब घर से वापस जाएगा लहना सिंह, तो सूबेदार का घर रास्ते में है और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, तब चलने लगे, तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के आ। ओह, अब लहना को पता नहीं है कि वो 8 साल की लड़की अब उसको मिलने वाली है, क्योंकि वही सूबेदारनी है। सूबेदार लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे, यानी आप लोग तो कभी विद फैमिली रहे भी नहीं रेजिमेंट के क्वार्टरों में, तो सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है? दरवाजे पर जाकर मत्था टेका और कहा, मत्था टेकना होता है कि गुरुजी के मत्था टेकता हूँ, मतलब अपने सिखों में ऐसा चलता है कि जो है संस्कार है ये उनका। कहा आशीष सुनी, सूबेदारनी ने आशीष दी और लहना सिंह चुप।
मुझे पहचाना? सूबेदारनी कह रही है, मुझे पहचाना? अब यहाँ पर लहना और सूबेदारनी दो ही हैं बस। लहना सिंह, नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, दत्त कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। ओहो, लहना को याद आ, वो हैं ये। वाह, भावों की टकरार से मूर्छा खुली। अब लहना सिंह ऐसा अंदर अंदर सोच रहा है कि वो सब सीन आए थे और बीच बीच में लहना सिंह की मूर्छा खुली हुई है, क्योंकि लहना तो इस समय मूर्छित अवस्था में पड़ा है। मूर्छा खुली है, करवट बदली, पसली का घाव बह रहा था, क्योंकि गोली यहाँ भी लगी थी बाद में। बजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। अब दिमाग में एक ही बात निकल रहा है उससे, उसने कहा था। किसने? सूबेदारनी ने। क्या कहा था आगे आएगा, सुनो। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। यानी औरतों की भी एक पलटन होती ना, तो मैं भी युद्ध में जाती, सूबेदार के साथ मैं भी जाती, अगर घगरिया पलटन होती तो। राष्ट्र के लिए इतना प्रेम है, राष्ट्र के लिए इतना सम्मान है। लायलपुर में जमीन दी है और आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों के घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था, और मुझे उठाकर दुकान की तख्त के पास खड़ा कर दिया था। याद आ रहा है सूबेदारनी को कि एक बार घोड़ा बिगड़ गया था तो मेरे प्राण बचाए थे तुमने। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। सूबेदारनी ने यही कहा, जिस तरह तुमने मुझे बचाया बिगड़ते घोड़े से, ऐसे मेरे बच्चों के और मेरे पति का भी ध्यान रखना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। मूर्छित लहना बार बार वो बातें याद कर रहा है और बजीरा से कह रहा है पानी पिला। उसने कहा था, सूबेदारनी की उसे याद आती है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। अब लहना कह रहा है, इतना बेहोश स्थिति में है, कह रहा है कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ हाँ कीरत सिंह। बजीरा ने सोचा इसको एक बार ऐसे बोल दूँ, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। आपने पढ़ा था ना क्या कि मैं जब मरूंगा, लहना ने मजाक में कहा था ना कि मैं मरूंगा तो भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा सर होगा और उस आम के पेड़ के नीचे मैं होऊंगा जिस आम के पेड़ को मैंने खुद ने बनाया था, सींचा है, लगाया है। बजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसे किया। जब जबरदस्ती वो कीरत सिंह मान रहा है उसको, लहना, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है, क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया है। ये जो भाई कीरत सिंह है ना, इससे कह रहा है कौन? लहना, कि यह आम जितना बड़ा है ना, इतना ही बड़ा तेरा भतीजा है, यानी लहना का बेटा है घर पे। क्यों? क्योंकि दोनों आम भी उसी साल लगाया था, उस साल वो बेटा हुआ था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, भावुक सीन है। बजीरा सिंह बार बार आंसू टपका रहा है, क्योंकि ये सब उसे सहन नहीं हो रहा। ना वो कीरत सिंह है, ना वो इस तरह की बात सुन पा रहा। उसको लग रहा है कि मत कहीं लहना चला जाए दुनिया से, उसे लग रहा है। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई, 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा कौन?
नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह, यानी लहना सिंह की मौत हो गई। इस तरह लहना ने प्राणों को देकर के भी क्या किया, लहना ने प्राण देकर के भी अपने वादे की रक्षा की, बचाया बोधा को, बीमार बोधा को बचाया उसके पिता सूबेदार को, और सूबेदार ने के उस वादे को मरते सम तक भी याद रखा। बस यही दिमाग में, जब मर भी रहा था, मौत के नज़दीक था, मौत के मुंह में जा रहा था, तब भी लहना के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, उसने कहा था। ये थी कालजयी जो कहानी है, ये थी पराक्रम की और ये थी प्रेम की पराकाष्ठा की एक बड़ी कहानी, जो कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। आप सभी ने इसे सुना, इमोशनल करने वाली स्टोरी, प्रेम के लिए लोग किस तरह से जान गंवा देते हैं, सच्चा प्रेम क्या होता है, वास्तविक प्रेम क्या है, जिसमें रसिकता नहीं हो, तरलता नहीं हो, एक निष्ठता हो, जान देने का साहस जिसमें हो, ऐसा भाव यहाँ पर लहना सिंह ने दिखाया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने सुना इस कहानी को। मानव शर्मा को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।